अनुपम खेर, ये नाम सुनते ही कर्मा का खूंखार, डॉक्टर डेंग, दिल का कंजूस बाप, डीडीएलजे का फादर कम फ्रेंड, ए वेंसडे का इंटेलिजेंट पुलिस अफसर और स्पेशल 26 का तेज तर्रार चोर जैसे ढेरों किरदार जहन में उभर आते हैं। लिहाजा आज के इस बेहद ही दिलचस्प वीडियो में हम आपसे साझा करेंगे अनुपम खेर से जुड़ी ढेरों ऐसी बातें जिनसे आप शायद ही वाकिफ होंगे। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। डॉक्टर डैंग क्रिएट्स वॉर। मुझे लक्ष्मी दे दे माँ, मेरे घर के लिए एक अच्छी सी लक्ष्मी दे दे माँ। टीवी लेने नहीं आया हूँ, मैं अपने मरे हुए बेटे की अस्थियां लेने आया हूँ। व्यूअर, 7 मार्च 1955 के दिन शिमला में जन्मे अनुपम खेर ने कभी एक्टर बनने के बारे में नहीं सोचा था। ये कश्मीरी पंडित फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इनका परिवार शिमला में बसा हुआ था। अनुपम खेर संयुक्त परिवार में पले बड़े। एक कमरे के घर में अनुपम के माँ बाप, भाई, दादा दादी, ताया ताई और चाचा चाची सहित कुल 14 लोग रहते थे और उनमें भी सिर्फ एक सदस्य कमाता था, अनुपम के पिताजी, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 90 रुपये प्रति माह की सैलरी पर क्लर्क थे। पहली से लेकर 5वीं तक अनुपम खेर ने लेडी इरविन नामक हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और 6ठी से लेकर 11वीं तक अनुपम की शिक्षा डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी हुई और कॉलेज की शिक्षा इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ संजौली यानी कि शिमला की हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से ली। अनुपम ना ही पढ़ाई में अच्छे थे और ना ही खेल कूद में। हाँ, बचपन से ही ये कॉलेज और स्कूल में होने वाले नाटकों में ज़रूर हिस्सा लेते थे, लेकिन जब कभी भी ये फेल हो जाते थे तो इनके फादर इन्हें फूल देकर और मिठाई खिलाकर फेलियर से ना डरने की सलाह देते थे और इनके दादाजी इन्हें हमेशा बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। स्कूल और कॉलेज के दिनों में अनुपम दारा सिंह, देव आनंद, सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार की फिल्में भी बहुत देखा करते थे और यहाँ तक कि 1975 में आई सुनील दत्त, जितेंद्र और विनोद मेहरा स्टारर फिल्म उमर कैद की शूटिंग जब शिमला में हो रही थी, तब फिल्म के लिए कुछ भीड़ की जरूरत थी, तो अनुपम खेर भी उस भीड़ का हिस्सा बने थे। खैर, अनुपम खेर ने जब बीए कर ली तो उसी दौरान उन्होंने एक इश्तिहार पढ़ा जिसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के थिएटर डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ था। साथ ही उन्हीं दिनों ओपी रल्हन ने अशोका द ग्रेट वॉरियर नाम से एक फिल्म अनाउंस की थी। उसके लिए भी अनुपम ने अप्लाई कर दिया और एक आईएएस एग्ज़ाम भी इन्होंने उन दिनों दिया, लेकिन उस एग्ज़ाम में इनके 100 में से 20 क्वेश्चंस ही सही हुए, जबकि बीए में इनके 38% बने थे। लेकिन फिर भी अनुपम के दिमाग में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाने की धुन इस कदर सवार हुई कि इन्होंने इनके घर में बने मंदिर से 100 रुपये चुरा लिए और घर वालों को पिकनिक पे जा रहा हूँ बोलकर चंडीगढ़ चले गए इंटरव्यू देने और लकीली वहाँ इनका सिलेक्शन हो गया और वो भी 200 रुपये प्रति माह की स्कॉलरशिप के साथ। तो 1974 में अनुपम चंडीगढ़ गए, जहाँ पर इन्हें पहली बार पता चला कि एक्टिंग से रिलेटेड इतनी सारी किताबें भी होती हैं और एक्टिंग की प्रणालीबद्ध शिक्षा भी दी जाती हैं। और जिस अनुपम खेर के पढ़ाई में कभी 38% से ज़्यादा नहीं बने, वो उन एक्टिंग की किताबों में और एक्टिंग की पढ़ाई में इस कदर मशरूफ हुए कि 1 साल के डिप्लोमा में ये वहाँ से गोल्ड मेडल लेकर बाहर निकले और फिर इन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 3 साल तक शिक्षा ली और वहाँ पर भी इन्हें 300 रुपये प्रति माह स्कॉलरशिप मिलती थी। एनएसडी से ग्रेजुएट होने के बाद अनुपम लखनऊ की भारतेंदु नाट्य अकेडमी में बतौर टीचर 3 महीने काम करने की सोच कर गए, जहाँ पर इन्हें 1200 रुपये प्रति माह मिले और ये वहाँ 3 महीने के बजाय 20-22 महीने रह लिए। लखनऊ में ही इन्होंने पहली बार खुद का घर किराए पर लिया और पहली साइकिल खरीदी। लखनऊ में सब कुछ ठीक ठाक चलने के बावजूद भी अनुपम टीचर बनकर नहीं रहना चाहते थे, इन्हें बनना था बड़ा एक्टर। और तभी इन्होंने एक और इश्तिहार पढ़ा जो कि मुंबई के किसी एक्टिंग स्कूल का था और उसमें टीचर की ज़रूरत थी, जहां 5000 प्रति माह देने की बात उसमें लिखी हुई थी। तो अनुपम ने अप्लाई कर दिया और इनका वहां सिलेक्शन भी हो गया और फाइनली 3 जून 1981 के दिन ये मुंबई पहुंच गए। लेकिन मुंबई पहुंचते ही पहला झटका इन्हें यह लगा कि जिस एक्टिंग स्कूल में ये टीचर बनने आए थे वहाँ रहने की जगह तो दूर, स्कूल की कोई बिल्डिंग भी नहीं थी। आउटसाइड में कहीं भी क्लासेस होती थी और सैलरी का कोई ठिकाना नहीं था और ना ही रहने का कोई ठिकाना। मुफलिसी के इन दिनों में अनुपम कई दिनों तक रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोए और कई दिनों तक फुटपाथ पर। कुछ समय इनका दोस्तों के यहाँ भी गुजरा।
जो अनुपम खेर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एनएसडी से ग्रेजुएट हैं और भारतेंदु ड्रामा एकेडमी में टीचर रह चुके हैं, इन सब संस्थाओं की मुंबई में कोई वैल्यू नहीं थी, लिहाजा इन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था। और बाद में कुछ समय तो इन्होंने इनके भाई राजू खेर से पैसे लेकर गुजारा, जो कि शिमला में किसी फैक्ट्री में काम किया करते थे। और उन पैसों से अनुपम ने बांद्रा ईस्ट में रहने की एक जगह किराए पर ली और उसका एड्रेस भी इत्तेफाकन बड़ा ही यूनिक था, अनुपम खेर के सरनेम से मिलता जुलता। वो एड्रेस था अनुपम खेर 2/15 खेरवाड़ी, खेर नगर, खेर रोड, ईस्ट बांद्रा। और वहाँ एक कपड़े सिलने की दुकान थी जिसका नाम रहा अनुपम टेलर्स। खैर वहाँ रहते हुए अनुपम खेर को जो पहली फिल्म मिली वो थी आगमन। आगमन के लिए अनुपम खेर ने 2 दिन तक शूटिंग की और उन्हें 500 रुपये पर डे के हिसाब से तनख्वाह मिली। इसके बाद अनुपम खेर शीशे का घर और उत्सव जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स में नजर आए। ये सब करते करते उन्हें मुंबई में 2 से 2.5 साल बीत चुके थे, जो कि उनकी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे। और फिर उन्हें राष्ट्रीय प्रोडक्शन के बैनर में बन रही सारांश फिल्म में लीड रोल मिला। और इस रोल की भी ये खास बात रही कि अनुपम उस वक्त महज 28 साल के थे और वो रोल एक 65 साल के व्यक्ति का था। लेकिन साथ ही किरदार की ये डिमांड भी थी कि इसे कोई नया एक्टर करे। कई अन्य एक्टर जवानी में ऐसे बूढ़े आदमी का रोल करने से सिर्फ इसलिए बचते रहे कि कहीं इसकी वजह से उनका करियर बर्बाद ना हो जाए, लेकिन अनुपम खेर ने ये रिस्क लिया और वे साइन कर लिए गए। लेकिन सफलता किसी को इतनी आसानी से नहीं मिलती। अनुपम खेर ने इस रोल के लिए 7 महीने तक प्रिपरेशन की और जब शूटिंग शुरू होने में सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए तब उन्हें डायरेक्टर महेश भट्ट का फोन आया और फोन पर महेश भट्ट बोले कि अनुपम राष्ट्रीय वाले इस फिल्म के लिए किसी जाने पहचाने एक्टर को चाहते हैं, इसलिए संजीव कुमार को ये रोल में लिए जाने की सोचा जा रहा है और तुम ऐसा करो कि फिल्म में जो दूसरे बुड्ढे का रोल है वो तुम कर लो। और ये सुनते ही अनुपम खेर पर तो जैसे आसमान गिर पड़ा, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो गुस्से में आकर रोने लगे, लेकिन उन्होंने फ़ोन रख दिया और फटाफट से अपना सामान पैक करके टैक्सी में बैठ गए और मुंबई छोड़कर जाने लगे। तभी उन्होंने सोचा कि जाने से पहले महेश भट्ट को एक बार अच्छे से खरी खोटी सुना दी जाए। तो वे टैक्सी के जरिए महेश भट्ट के पास पहुंच गए और गुस्से में रोते हुए महेश भट्ट से बोले कि तुम झूठे हो, तुम धोखेबाज हो। जिस रोल के लिए मैं पिछले 7 महीने से प्रिपरेशन कर रहा हूँ उससे तुमने मुझे इतनी आसानी से निकाल दिया। वो मेरी टैक्सी है जिसमें मेरा सामान पड़ा है और मैं जा रहा हूँ मुंबई छोड़कर, तुम बनाओ अपनी फिल्म। अनुपम खेर के इतना सब कहने पर भी महेश भट्ट कुछ नहीं बोले। उन्होंने अनुपम खेर को थोड़ा संभाला और फिर उन्हीं के सामने राष्ट्रीय वालों को फ़ोन लगाकर बोले कि मैं ये फिल्म सिर्फ अनुपम खेर के साथ ही बनाऊंगा। और फिर 10 दिन के बाद फाइनली सारांश की शूटिंग अनुपम खेर के साथ ही शुरू की गई। सारांश 1984 में रिलीज हुई और कमर्शियली सक्सेस होने के साथ साथ क्रिटिकली भी फिल्म काफ़ी सराही गई और अनुपम खेर को इसके लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। और इसकी रिलीज़ के कुछ ही दिनों में अनुपम खेर 100 फिल्में साइन कर चुके थे। इस फिल्म के बाद कई लोगों ने ये कहा था कि इसके बाद अनुपम खेर टाइपकास्ट होने लगेंगे, लेकिन अनुपम ने इन बातों को भी गलत साबित करते हुए हर तरह के किरदार निभाए। अपने करियर के अगले 2-3 सालों में ही उन्होंने कर्मा में दिलीप कुमार के साथ डॉक्टर डेंग का सशक्त नेगेटिव किरदार निभाया, जिसे हिंदी सिनेमा के कुछ बेहतरीन नेगेटिव किरदारों में गिना जाता है। 1986 में रिलीज हुई आखिरी रास्ता फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन के पालक पिता का किरदार निभाया और इस फिल्म से उन्होंने अमिताभ बच्चन से जिंदगी का एक बेहतरीन सबक भी सीखा। दरअसल सारांश के सफल होने के कारण और बहुत सारी फिल्में साइन करने के कारण सफलता अनुपम खेर के सर चढ़ने लगी थी। और आखिरी रास्ता की शूटिंग के समय एक बार अनुपम खेर को जिस कमरे में बिठाया गया उसका पंखा नहीं चल रहा था, तो गर्मी से परेशान अनुपम खेर वहां काम करने वाले एक आदमी पर झल्ला उठे कि यहाँ एसी क्यों नहीं है और पंखा क्यों नहीं चल रहा है, जाओ इसे चालू करवाओ। उस आदमी के जाने के बाद अनुपम ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो कोने में अमिताभ बच्चन विग लगाए, दाढ़ी लगाए, लॉन्ग बूट, लॉन्ग कोट के साथ कंबल ओढ़े हुए बैठे बैठे शांति से किताब पढ़ रहे थे। अमिताभ बच्चन से अनुपम खेर का ये पहला आमना सामना था, लेकिन सारांश की वजह से अमिताभ बच्चन उन्हें पहचानते थे।
लिहाजा अनुपम खेर से उन्होंने काफ़ी अच्छे से बात की। लेकिन अनुपम खेर ने तो सीधा उनसे यही पूछा कि सर आपको गर्मी नहीं लग रही? तो अमिताभ बच्चन बोले, गर्मी के बारे में सोचता हूँ तो गर्मी लगती है, नहीं सोचता तो नहीं लगती। और तभी से अनुपम खेर अमिताभ बच्चन के फैन हो गए। व्यूअर सारांश फिल्म मिलने से पहले अनुपम खेर फिल्मों के लिए तरस चुके थे, इसलिए सारांश के बाद खेर ने फिल्में साइन करने के मामले में कई रिकॉर्ड बनाए। लेट 80s और 90s में अनुपम खेर हर साल औसतन 10 से 15 फिल्मों में नजर आने लगे और साल 1993 में तो अनुपम खेर की 17 फिल्में रिलीज हुई। लेकिन इसी साल उनकी एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसने अनुपम खेर के करियर में तो कोई फ़ायदा नहीं किया, लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। फिल्म का नाम रहा वक्त हमारा है, जो कि सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार द्वारा एक साथ की गई पहली फिल्म रही। फिल्म में लीड एक्ट्रेस थी आयशा जुल्का और ममता कुलकर्णी। अब इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मुंबई मीडिया में और स्टारडस्ट मैगजीन में ये खबरें फैलने लगी कि ममता कुलकर्णी की मिथिला नामक बहन के साथ अनुपम खेर ने शराब के नशे में मिसबिहेव किया है। और अनुपम खेर को इस खबर के बारे में जब पता चला तो उन्होंने महसूस किया कि इस खबर के चलते उनकी सालों से बनी हुई इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने स्टारडस्ट मैगजीन को फ़ोन करके कहा कि वो खुद मिथिला के साथ स्टारडस्ट के ऑफिस में आएंगे और इस मामले को क्लियर करेंगे। पहले तो स्टारडस्ट वाले अनुपम की ये बात मान गए, लेकिन फिर ऐन वक्त पर मैगजीन वालों ने कहा कि हम पहले मिथिला से अलग से बात करेंगे और फिर अनुपम खेर से अलग। अब अनुपम खेर को ये शर्त मंजूर नहीं थी, लिहाजा वो वहाँ से लौट आए और मामले को इग्नोर करने लग गए। लेकिन स्टारडस्ट वालों के प्रति अनुपम का गुस्सा ज़रा भी कम नहीं हुआ था। और फिर बाद में इत्तेफाकन परंपरा फिल्म के सेट पर अनुपम खेर का स्टारडस्ट मैगजीन के ट्रोय रिबेरो नामक एक पत्रकार से आमना सामना हो गया और गुस्से में आकर अनुपम खेर ने उस पत्रकार के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। और इस वाक़ये के बाद सारी फिल्मी मैगजीन्स ने अनुपम खेर को मैगजीन से बैन कर दिया। और इस वाक़ये के कुछ सालों बाद अनुपम खेर ने उस थप्पड़ के लिए तो माफ़ी मांगी, लेकिन मिथिला कुलकर्णी वाली बात गलत थी, इस पर भी कायम रहे। अनुपम खेर अभी तक 500 से भी ज़्यादा फिल्मों में नजर आ चुके हैं, जिनमें हिंदी सहित तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, बंगाली, चाइनीज़ और अंग्रेज़ी फिल्में शामिल हैं। इनके अलावा बारी वाली, मैंने गांधी को नहीं मारा, तेरे संग और रात्रि डायरी जैसी फिल्मों के अनुपम खेर प्रोड्यूसर रहे हैं। और साल 2002 में आई फिल्म ओम जय जगदीश को इन्होंने डायरेक्ट किया था। इनके अलावा अनुपम कई टेलीविज़न शो भी होस्ट कर चुके हैं और हिंदी सिनेमा के ऐसे इकलौते एक्टर हैं जिन्होंने 5 बार बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड जीता। साल 1984 में सारांश की सफलता के बाद साल 1985 में अनुपम ने किरण ठाकुर सिंह संधू से शादी की, जो कि शादी के बाद किरण खेर के नाम से जानी जाती हैं। किरण अनुपम की मुलाकात चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुई थी। साल 1979 में किरण ने गौतम बेरी से शादी कर ली, जिनसे उन्हें सिकंदर नामक एक बेटा हुआ। लेकिन फिर 1985 में ही किरण ने गौतम बेरी से डाइवोर्स लेकर अनुपम खेर से शादी कर ली। इस शादी के बाद किरण ने किसी संतान को जन्म नहीं दिया, लेकिन इनकी पिछली शादी से हुए बेटे सिकंदर इन्हीं के साथ रहते हैं और सिकंदर खेर नाम से जाने जाते हैं। किरण खेर बीजेपी से लोकसभा की सदस्य भी हैं। व्यूअर, बॉलीवुड की ऐसी ही नॉन अननोन पर्सनालिटीज़ पर हम लगातार ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। बस आप वीडियो को लाइक एवं शेयर करके तथा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करते रहिए। धन्यवाद।